हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम श्योर कल का सेशन आपको समझ में आया होगा और साथ ही साथ पसंद भी आया होगा। मैंने उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज बताई थी जिस तरह से आप बड़े आसानी से या बहुत जल्दी आप वोकैबलरी को याद कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक आपको वो याद बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी स्ट्रैटेजी में से एक स्ट्रैटेजी में जो अम्ब्रेला मेथड आपको मैं बता रहा था, ठीक है ना। आज मैंने कोशिश ये करी है कि जितना हो सके है ना सारी स्ट्रैटेजीज को मैं कंबाइन करने की कोशिश करूं ताकि आपको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट नज़र आए जिससे आप वोकैबलरी को और आसानी से सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो पहला क्या था याद करिए, कल आपको मैंने अम्ब्रेला मेथड में बताया था वर्ड्स फॉर लाइंग, स्विंडलिंग एंड कॉनिवीइंग। ठीक है, ऐसे वर्ड्स की बात हम कर रहे हैं जो लाइंग है। अब मुझे यकीन है कि आप में से सब लोगों को लाइंग वर्ड का मतलब पता होगा। लाइंग माने होता है झूठ बोलना, तो स्विंडलिंग और कॉनिविंग का मतलब भी वही होता है, झूठ बोलना, ठगना, है ना, किसी को है ना चूना लगाना, इसके मतलब होते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मैं इसमें है ना थोड़ी रिसर्च भी करी। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक बेंजामिन डिज़रायली थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग लाइज माने झूठ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइज, दूसरा होता है डैम लाइज और तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स माने झूठ, है ना, घोर झूठ, या फिर तीसरा होता है क्या, आंकड़े। ठीक है, लाइज तीन प्रकार के होते हैं। तो हम श्योर थोड़ा सा ये फन भी मैंने आपको बताया, शायद आपको सामने आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ पावरफुल वर्ड्स टू डिस्क्राइब चीट्स, स्विंडलर्स, चार्लेटन्स, scam artists, barracudas, sharks, sharpies, and there is swindles, hustles, film flames and double dealings। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे हम झूठ बोलने वालों को या फिर ठगने वाले लोगों की बात हम कर सकते हैं, और जो उनकी ठगी है उनकी भी हम बात हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते कौन कौन से वर्ड्स आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं। तो पहला वर्ड है मोंटेबैंक, दूसरा वर्ड है सोफिस्ट, तीसरा वर्ड है स्पेक्वस, चौथा है स्पूरियस, नेक्स्ट है एपोक्रिफल, इरसैट्स, स्कलडजरी, मैशिनेशंस एंड हॉर्न्सवॉगल। ये आपके वर्ड्स हैं जो आपको इस सेशन में सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैंने हर एक वर्ड के साथ में इमेजेस भी लगाई हुई हैं ताकि आप इमेजेस से आप उनको और देर तक याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मोंटेबैंक। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको क्या नज़र आ रहा है। आई एम श्योर ये ब्रांड का टूथपेस्ट हम में से बहुत लोग यूज़ करते होंगे, और इस एड में क्या लिखा हुआ है, रेड्यूसेस प्लाक अप टू 98%। ठीक है, आपसे भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो भी जैसे आपने देखा होगा जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं बहुत सुंदर दिखती हैं, ठीक है ना, और उनके लिए एक साबुन का प्रचार किया जाता है, लक्स। ठीक है, लक्स का ऐड जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, माधुरी दीक्षित उसमें ऐड करती थी पहले, उसके बाद में जूही चावला ऐड करती थी, और वक्त बदलता गया उसके ऐड भी बदलते गए, और है ना सुंदरी वाला रिलेशन बना के रखते थे उन एड्स के साथ में। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो एक्ट्रेसेस उन साबुन का इस्तेमाल करती होंगी? ठीक है, तो आई एम श्योर आपका आंसर ना होगा। वही बताने वाली बात कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति इस टाइम आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, उसने जिस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, इससे हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि जब एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट, है ना, हमसे कोई बात कहता है तो हमको उसका विश्वास हो जाता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हम डॉक्टर्स को भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं। ठीक है, तो मोंटेबैंक कौन होगा? मोंटेबैंक व्यक्ति वो होगा जो हमको ये दिखाता है कि वो होता कुछ और है और दिखता कुछ और। जैसे व्यक्ति क्या इस टाइम ये एक मोंटेबैंक है। ठीक है, ये हमारे सामने एक डेंटिस्ट की हैसियत से आया हुआ है, पर एक्चुअली में एक ये मॉडल है, ये एक एक्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं मोंटेबैंक के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है। पहली बात तो मोंटेबैंक एक नाउन है। ठीक है, तो अ फ्लैम्बॉयंट स्विंडलर, अ फिल्म फ्लेमर, समवन हु क्लेम्स टू बी एन एक्सपर्ट बट इजंट। जो ये क्लेम करता कि वो एक एक्सपर्ट है पर वो होता नहीं है, उसी को बोलते हैं मोंटेबैंक। ठीक है, वो फ्लैम्बॉयंट इसका मतलब है उसमें एनर्जी, उसमें कॉन्फिडेंस गजब का ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, और उसी कॉन्फिडेंस का ही वो है ना आपको कमाता है आपसे। और सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स होंगे चार्लेटन, कॉन आर्टिस्ट, फिल्म फ्लेमर, कॉनिवर एंड शाइस्टर। ये इसके सिनोनिम मैं फिर पढ़ देता हूँ। चार्लेटन, कॉन आर्टिस्ट, फिल्म फ्लेमर, कॉनिवर और शाइस्टर, ये इसके सिनोनिम्स हैं।
ठीक है, इसकी रूट वर्ड्स की बात भी कर लेते हैं, कहाँ से आया हुआ है। तो मोंटेबैंक कम्स फ्रॉम एन इटालियन फ्रेज मीनिंग टू माउंट अ बेंच। ठीक है, ये एक इटालियन फ्रेज से निकल कर आया है जिसका मीनिंग होता है बेंच को माउंट करना, माने बेंच को सेट करना। And refers to a quack doctor or swindler who would enter a town, mount a bench in the public square to draw a crowd and try to sell fake potions to a susceptible public। ठीक है, वो क्या करते थे, वो बीच चौराहे में एक बेंच लगाते थे और पब्लिक को का अटेंशन खींचते थे, ड्रॉ करते थे और फेक पोशन सेल करके जाते थे। ठीक है भाई, अगर मेरे संग तो कई बार हुआ है, ठीक है, कि मुझे एक बार क्या हुआ, रोड पे है ना, लोग बहुत भीड़ जमा हुई थी। उस टाइम मैं कॉलेज में हुआ करता था और मैंने कहा भीड़ क्यों लगी हुई है, मैं भी रुक गया। मैंने देखा तो वहाँ पे है ना शर्ट्स बिक रही थी, कैजुअल शर्ट्स बिक रही थी। और 2 से 3 दिन के बाद मेरा एक इंटरव्यू था और मुझे एक वाइट शर्ट लेनी थी। ठीक है, तो वहाँ पे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 100 रुपये की 2 शर्ट, 100 रुपये की 2 शर्ट। तो पहले मेरे मन में आया कि 100 रुपये की 2 शर्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे 200-250 रुपये की अच्छी खासी शर्ट आ जाया करती थी, लेकिन 200-250 की एक शर्ट आया करती थी, लेकिन वो 100 की 2 दे रहा था। तो थोड़ा सा माइंड को खटका, फिर मैंने कहा यार पैसे बच रहे, क्यों दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, तो मैंने वो शर्ट्स उससे ले ली। मैंने उससे पूछा भाई, और वो शर्ट बाकायदा पैक हो रखी थी, बड़ी सुंदर चमक रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये शर्ट ठीक तो होंगी ना। तो उसने मुझे एक शर्ट निकाल के दिखाई, बोला कि आप देख लीजिए शर्ट में कुछ कमी दिखाई दे रही है क्या, आप बताइए। तो मैंने कहा नहीं, तो सही लग रही है। मैंने काफ़ी उसका जायज़ा लिया, वो ठीक लगी मेरे को। ठीक है ना, फिर हमारी आदत क्या होती है कि जो उसने शर्ट निकाल के दिखाई, हम कभी उसको नहीं खरीदते, है ना। हम कहते हैं नहीं, हमें फ्रेश पैकेट दीजिए। ठीक है, तो वो वहाँ पे शातिर था, मैं उस वक्त कॉलेज में ही था, तो मुझे इतनी अकल थी नहीं। तो उसने मुझे फ्रेश पैकेट निकाल के दिया और मैं बड़ी खुशी खुशी घर लेके चला गया। मैंने कहा 100 रुपये में यार शर्ट मिल रही हैं और इतनी बढ़िया क्वालिटी की शर्ट मिल रही है ना, क्या इसमें कमी हो सकती है। ठीक है, मैंने वो पैकेट वहाँ पे खोल के नहीं देखा और मैं अकेला नहीं था, बहुत लोग खरीद रहे थे। फिर जब मैं घर पहुँचा तो मैंने नोटिस किया कि वो शर्ट में थोड़ा सा अजीब सा कुछ दिखाई दे रहा। मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी का सीधे रिएक्शन ये था कि तुम बेटा ठग गए। वो मुझे लाला कहती हैं, लाला तुम ठग गए। ठीक है, कि 100 रुपये की 2 शर्ट आ ही नहीं सकती। तो मैंने दिखाया, देखो सामने है ना। तो जैसे माएँ बड़ी शातिर होती हैं इस मामले में, मैंने फटाक से वो पैकेट खोल के देखा और देखा कि उसमें काज नहीं थे। ठीक है, शर्ट में काज नहीं थे उसमें। अब काज करवाने के लिए आप जाएंगे, फिर उसका एक हाथ छोटा था एक हाथ बड़ा था, तो इस प्रकार से वो ठगी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक्चुअली मोंटेबैंक है, ये हमको दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन ये ठगी करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोफिस्ट, और सोफिस्ट भी नाउन है। अब इस इमेज को ढंग से देखिए। ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये आमिर खान है, ये कह रहे हैं सन राइजेज इन द ईस्ट। ये दीपिका है, ये कह रही हैं सन राइजेज इन द वेस्ट। और यहाँ पे एक पत्रकार हैं और सामने बैठे एक बहुत फेमस हस्ती, और पत्रकार जो है वो हस्ती से पूछ रहे हैं क्या सन राइजेस इन द ईस्ट इज ट्रू फॉर आमिर बट नॉट ट्रू फॉर दीपिका। सन जो है वो ईस्ट में उगता है, ये आमिर के लिए सही है पर दीपिका के लिए गलत है। तो उसमें वो भाई साहब कहते हैं नो आइदर सन राइजेस इन द ईस्ट और वेस्ट वी मे नॉट नो विच। कौन से वाले सन की बात हो रही है हमें ये नहीं पता, हो सकता है सन ईस्ट में उगता हो सकता है वेस्ट में उगता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो एक सोफिस्ट हैं। ठीक है, अब ट्राई कीजिए। देखो इमेज क्यों यूज़ करी जाती है, इमेज इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आपको है ना काफ़ी दिन तक ये वर्ड का मीनिंग याद रहे। और साथ में ये रीज़न ये भी है कि हम अपना पहले दिमाग तो लगाएं, हम ये दिमाग इस मामले में लगाएं कि हम पहले इस मीनिंग को जानने की कोशिश करें, गेस करें कि मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है ना, और पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका रिलेशन झूठ बोलने के साथ में है, ठगने के साथ में है। ठीक है ना, तो सोफिस्ट क्या हो सकता है, जरा सोचिए। ठीक है, अब इस कन्वर्सेशन में हुआ क्या आमिर सही बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर दीपिका सही बोल रही है, कौन सही बोल रहा है। तो हमको पता है कि इसमें आमिर सही बोल रहे हैं, दीपिका गलत बोल रही हैं। सन जो है वेस्ट में राइज नहीं करता है, वेस्ट में सेट करता है। लेकिन भाई साहब ने क्या बोला, इन भाई साहब ने आर्ग्यूमेंट ही पलट दिया, है ना, कि यहाँ पे है ना ईस्ट में सन उगता है कि वेस्ट में उगता है, ये कन्वर्सेशन का पार्ट था। इन्होंने क्या पूछा है कि सन जो है ईस्ट में उगता है, ये आमिर के लिए सही है लेकिन दीपिका के लिए गलत। जबकि क्या है, दीपिका उसको गलत नहीं बता रही है, वो ये बता रही हैं सन जो है वेस्ट में राइज करता है। ठीक है, आइए देखते हैं।
तो सोफिस्ट कौन है? सोफिस्ट इज वन स्किल्ड इन इलैबोरेट एंड डिवियस आर्ग्यूमेंटेशन। ठीक है, वो व्यक्ति है जो स्किल्ड है, वो बड़ा उसको महारत हासिल है ना, ऐसे आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की जो डिवियस है, जो छल से बनाया गया, उसमें काफ़ी है ना, उसमें तराशा गया है, काफ़ी उसको है ना सजा के रखा हुआ है और विस्तार करना उसको आता है उसका। तो सोफिस्ट रिफर्स टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स्टर। ये अलग प्रकार के ट्रिक्स्टर होते हैं। नॉट वन हु ट्राइज टू सेल यू काउंटरफीट प्रोडक्ट। ये कोई सामान बेचेंगे नहीं आपको, ये वो नहीं है। सच एज माउंटेबैंक क्या करता है? माउंटेबैंक आपको सामान बेच के जाता है जो नकली होता है। बट वन हु ट्राइज टू सेल यू काउंटरफीट आर्ग्यूमेंट, ये आपको एक ऐसा आर्ग्यूमेंट सेल करके जाएंगे जो गलत है। Sophistry is a related word that refers to the act of intentionally attempting to deceive someone with a tricky, intellectually dishonest argument। ठीक है, तो sophistry जो है, ठगने की एक कला जो है, वो रिलेट करती है उसके साथ में जहां पे आप अपने मन से चाहकर क्या करते हैं, एक व्यक्ति को डिसीव माने छलने की कोशिश करते हैं ट्रिक के साथ में, या फिर एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो चालाकी से आपने पेश किया और वो डिसऑनेस्ट है, माने बेईमानी से आपने पेश किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप डेली न्यूज़ देखते हो, आजकल कोरोना वायरस की बहुत बात चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक है ना समुदाय के लोगों के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही थी और उसमें है ना रिलीजियस डिबेट करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, और काफ़ी दिन तक ये चर्चा चली है ना, लोगों ने काफ़ी मीम्स बनाए, काफ़ी उनका मजाक उड़ाया। ठीक है, लेकिन इसी बीच में ना आपको पता होगा 2-1 दिन पहले की बात है, जहाँ पे है ना लिकर शॉप जो है वो ओपन कर दी गई। पूरे राष्ट्र में लिकर शॉप को ओपन कर दिया गया। बहुत लोगों ने मना भी किया कि भाई ये गलत मूव, इसको मत करिए। और ओपन होते ही है ना लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर बिल्कुल एक दूसरे से सट कर खड़े हुए थे लाइन में। ठीक है, तो लोगों ने ये तो बोला कि हाँ भाई देखिए, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इन लोगों को लाइन में लगने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब कोई इनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब खाने की बात आती है तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन अब लिक्विड खरीदने की बात आ रही तो इनके पास भरपूर पैसे हैं। ये तो बात हो रही थी, लेकिन इस बीच अब ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई रिलीजन बीच में लेकर आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब ये दूसरा प्रकार के लोग हैं। ठीक है, और इवन मीडिया भी इस प्रकार के टर्म्स यूज करती है, इस प्रकार के वर्ड्स यूज करती है कि आप जो है इमोशनली सोचना शुरू कर दें, ना कि लॉजिकली सोचें। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया। ठीक है, कि ये व्यक्ति क्या है, ये एक सोफिस्ट है, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे जो असल मामले को गोली कर देगा, गायब ही कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंक बैक टू अ टाइम व्हेन यू हैव वॉच्ड अ पॉलिटिकल डिबेट। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल डिबेट बहुत सही इसका एग्जांपल है। यू मे हैव सीन, यू हैव मे हैव बीन स्वेड बाय वन पॉलिटिशियंस आर्गुमेंट अंटिल अ सेकंड पॉलिटिशियन बिगिंस टू रिब्यूट इट। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो है एक व्यक्ति के आर्गुमेंट की वजह से खिंच गए हो, है ना, जब तक अंटिल अ सेकंड पॉलिटिशियन बिगिंस, जैसे ही दूसरा व्यक्ति शुरू करता है फिर आपका ध्यान भटकता है। आप कहते हैं यार ये व्यक्ति सही बोल रहा है, फिर जब दूसरा बोलना चालू करता है फिर आपको लगता है ये भी सही बोल रहा है। ठीक है, क्या करता है वो दूसरा वाला, पोकिंग होल्स इन द फर्स्ट कैंडिडेट्स रीजनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ ही और शी प्लेड फास्ट एंड लूज विद द फैक्ट्स। ठीक है, वो क्या करता है दूसरे के आर्ग्यूमेंट में, उसकी रीजनिंग में है ना छेद करने की कोशिश करता है, ये दिखा के कि वो कितना है ना फास्ट एंड लूज प्ले करता है, माने वो कहता कुछ और करता कुछ और है। At this point, you may have realized that the first politician was intentionally trying to deceive you with verbal gymnastics। है ना, हो सकता है आप फिर ये देखें कि जो पहला वाला व्यक्ति है जो बहुत सटीक सटीक बातें कर रहा था आपके हिसाब से, वो कितना ज्यादा इंटेंशनली चाह कर क्या कर रहा है, वर्बल जिम्नास्टिक माने शब्दों की जादूगरी से आपके माइंड के संग खेल रहा है। ठीक है, आगे है, द नेम फॉर अ पॉलिटिशियन हु ट्राइज टू पुल द वूल ओवर योर आईज इन दिस वे इज अ सोफिस्ट। वो व्यक्ति, वो पॉलिटिशियन जो ऐसा करने की कोशिश करता है उसे हम सोफिस्ट कहेंगे। अब ये सोफिस्ट वर्ड आया कहां से? तो सोफिस्ट जो है वो ग्रीक से आया हुआ है। इसका रूट वर्ड है सोफोस, इसका मीनिंग होता है वाइज एज वेल एज स्किल्ड और क्लेवर। है ना, चालाक इसका मतलब होता है ना, शातिर इसका मतलब हो सकता है और समझदार भी इसका मतलब हो सकता है। फॉर सोफिस्ट्स द एम्फेसिस इज मोर ऑन स्किल्ड एंड क्लेवर देन वाइज। जो सोफिस्ट होते हैं इनका रिलेशन क्लेवर और स्किल्ड के साथ में ज्यादा है और वाइज के साथ में कम है। ठीक है, आई एम श्योर इस समझ में आपको आया होगा।
है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्पेक्वस, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। अब ये पढ़ के देखिए क्या आपको लिखा हुआ है, डॉलर बिल्स विल स्ट्रेच फर्दर इफ वी मेक देम आउट ऑफ रबर, ठीक है। फेडरल रिजर्व बोर्ड में ये बातें चल रही हैं कि एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, वो कहता है जो डॉलर बिल्स होते हैं अगर हम उनको रबर से बनाएंगे तो वो और खींचेंगे, ठीक है। तो कैसा है ये, इट अपीयर्स टू बी राइट, डिजायरेबल और रीजनेबल बट नॉट रियली बीइंग सो, नॉट प्लॉसिबल दैट विच इज डिसेप्टिव एज स्पेक्वस रीजनिंग, ठीक है। ये लगता तो सही है पर ये सही होता नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं कि आप इससे कर सके, ठीक है। जैसे एक राजा हुआ करते थे हमारे भारत के इतिहास में जिन्होंने चमड़े के सिक्के बनाए थे, ठीक है। और जब आप मनी की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि मनी जो है वो कागज से नहीं बनता है ना, उसके लिए एक स्पेशल पेपर बनाया जाता है जिस पर वो बनता है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल डिट्रोरेट ना हो जाए, है ना, उसको कोई रिप्रोड्यूस ना कर पाए, ये अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर आप एक गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे गोल्ड रिजर्व भी रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, अगर आप रबर का कुछ बनाते हैं, जैसे उन्होंने डॉलर बिल की बात की है, डॉलर बिल को रबर से बनाएंगे तो वो खींचेंगे और ज्यादा खींचेंगे, ठीक है। तो खींचेंगे तो सही है, पर इसकी नीड है क्या, इसका यूज क्या है। तो बात तो सही कर रहा है लेकिन वो क्या इस जगह लॉजिकल है, फिट बैठती है, ठीक है। तो आंसर है बिल्कुल फिट नहीं बैठती है ना। आगे देखते हैं क्या है, तो स्पेक्वस ने कहा ना ये एडजेक्टिव है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, हैविंग द रिंग ऑफ ट्रुथ और प्लॉसिबिलिटी बट एक्चुअली फेलेशियस, ठीक है। उसमें सच्चाई का अंश तो है, ठीक है, वो प्लॉसिबल तो है, वो पॉसिबल है कि आप वैसा कर सकें, लेकिन एक्चुअली फेलेशियस है, माने वो गलत है, फॉल्सिफाइड है, फॉल्स माने झूठ होता है, वो गलत है एक्चुअली, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें, एज वी जस्ट सीन सोफिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्लेवर डिबेटर्स हु अटेम्प्ट टू डिसीव देयर लिसनर्स विद प्लॉसिबल बट अनफाउंडेड आर्ग्यूमेंट्स, कि जैसे हमने देखा था कि सोफिस्ट जो हैं वो व्यक्ति हैं जो चालाक डिबेट करने वाले हैं और वो अपने लिसनर को ठग सकते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट के साथ में जो कि पॉसिबल है, ठीक है, और एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसको आप पता ही नहीं लगा सकते, जिसकी आप पुष्टि कर ही नहीं सकते, अनफाउंडेड आर्ग्यूमेंट है। Spequous is an adjective that describes the type of argument a sophist might deliver. तो spequous क्या होता है, spequous वो प्रकार का argument है जो एक sophist deliver करेगा, जो बोलेगा, जैसे if I am a sophist my arguments will be spequous, one that seems plausible on the surface but is fallacious underneath, जो ऊपरी सतह पे तो दिखता है कि मुमकिन है लेकिन सच में वो झूठा है। Spequous comes from the Latin spequosus meaning good looking, which came from species meaning appearance, species और species कह सकते हैं, इसका मतलब appearance होता है। तो spequous जो है वो spequosus वर्ड जो लैटिन है वहां से आया, इसका मतलब होता है अच्छा दिखना, है ना, और इसका रिलेशन जो है वो species से है, इसका मतलब अपीयरेंस भी होता है। दस स्पेक्वस आर्ग्यूमेंट इज वन दैट लुक्स गुड, एक वो आर्ग्यूमेंट है जो अच्छा दिखता है ऑन द सरफेस बट इजंट साउंड, लेकिन वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। स्पेक्वस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लैटिन रूट स्पेक मीनिंग लुक, ठीक है। स्पेक एक रूट वर्ड, इसका मतलब लुक होता है, जैसे स्पेक्टेटर्स देख लीजिए, ठीक है, स्पेक्टिकल्स देख लीजिए, इन सब का मतलब क्या होता है, देखना होता है ना। To remember this word, highlight the spec in spequous in your vocabulary notebook and connect it to the root spec, ठीक है। इसको आप पहचानने समझने के लिए स्पेक वर्ड को हाईलाइट कर दीजिए अपनी vocabulary नोटबुक में और इसे रूट वर्ड से कनेक्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्पूरियस, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो स्पेक्वस है और ये स्पूरियस है दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों में एक बात खास है, बताइए क्या, दोनों के एंड में OUS आ रहा है। तो यहां से एक और हमारा रूट वर्ड आ जाता है कि अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके एंड में OUS मिलेगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि OUS वाले जितने वर्ड होते हैं सारे एडजेक्टिव होते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, दिस $3 बिल लुक्स स्पूरियस टू मी, ये $3 का बिल जो है मुझे स्पूरियस दिखता है। तो देख सकते हैं ये वाइन स्पिरिट्स है, मतलब ये दुकान है जहाँ पे मैं देखो वाइन शॉप की बात कर ही रहा था, सामने आ गई। तो एक आदमी यहाँ पे वाइन खरीदने आया हुआ है और उसने एक नोट दिया है ना, और ये आदमी उसको बड़े गौर से देख रहा है और क्या बोल रहा है कि मुझे ये स्पूरियस दिखाई देता है। तो क्या हो सकता है फिर ये,
तो इस नीचे लिखा हुआ इसका मीनिंग स्पूरियस इज नॉट जेन्युइन, फॉल्स और काउंटरफीट, नकली है ना, असली नहीं। और समझते इसके बारे में, स्पूरियस इज इट मीन्स नॉट जेन्युइन, ऑथेंटिक और ट्रू, ये झूठा है, फॉल्स है। Spurious is often used as a synonym for speculous, but it actually has a slightly different connotation. Like speculous, spurious refers to something that is false or counterfeit, including an argument or claim. However, as we saw, a spurious argument seems plausible on the surface. In contrast, a spurious argument is immediately recognized as false. ठीक है, तो बोल रहा है कि spurious का मतलब भी नकली, झूठा होता है, और spurious भी speculous का ही synonym होता है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क यह है कि स्पेक्वस जो है वो देखने में तो कैसा है, वो देखने में प्लॉसिबल है, ठीक है, लेकिन स्पूरियस क्या होता है, उसको आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि वो नकली है। ठीक है, तो फिर बताता हूं मैं, स्पूरियस का मतलब होता है देखने में असली पर होता है नकली, और स्पूरियस का मतलब होता है देखने में भी नकली है और होता भी नकली है। आगे बढ़ते हैं। कोलोकेट्स आर वर्ड्स दैट कॉमनली अकर टुगेदर। कोलोकेट वो वर्ड्स होते हैं जो एक साथ में रहते हैं। बोथ स्पेक्वस एंड स्पूरियस कॉमनली अकर विद आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग एंड चार्जेस, as in such phrases as speculous, argument and spurious charges। ठीक है, तो कोलोकेशन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हमेशा साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्पेक्वस और स्पूरियस को भी आप साथ में इस्तेमाल करते हैं, इनको भी आप आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और चार्जेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे स्पेक्वस में को मैं आर्ग्यूमेंट के साथ इस्तेमाल करूंगा और स्पूरियस वर्ड को मैं चार्जेस के साथ में इस्तेमाल करूंगा। तो ये आपको अपने क्लोज टेस्ट में, फिल द ब्लैंक्स में हेल्प कर सकते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट वर्ड आया तो उसके लिए स्पूरियस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम है ना स्पेक्वस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चार्जेस के साथ में हम स्पूरियस का इस्तेमाल करेंगे। ये चार्जेस कौन से वाले हैं? आरोप वाले चार्जेस हैं ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एपोक्रिफल। एपोक्रिफल ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसे में इसको गौर से देखिए। मैडम यू जस्ट परचेज्ड एन एपोक्रिफल पिकासो। एंटिक्स, जिस दुकान पे वो गए हैं उस दुकान में एंटिक्स माने पुरानी और बहुत कीमती चीज़ें मिलती हैं। तो एक भाई साहब ने एक मैडम को बता रहे हैं कि मैडम जो आपने ये परचेज किया है ये पिकासो तो है, लेकिन ये एपोक्रिफल पिकासो है। क्या मतलब हुआ? ऑफ डाउटफुल ऑथरशिप और ऑथेंटिसिटी, नॉट जेन्युइन, काउंटरफिट और फॉल्स। तो इसका मतलब भी स्पेक्वस स्पूरियस ही है, लेकिन इसका मतलब है कि जिसकी ऑथरशिप का पर संदेह हो। ठीक है, जैसे आपके सामने, जैसे आजकल आपने नोटिस किया होगा बहुत लोग क्या करते हैं है ना, पीछे उन्होंने स्टीव जॉब्स की फोटो लगा दी और सामने उन्होंने कोटेशन लिख दी। ठीक है, और नीचे लिख दिया बाय स्टीव जॉब्स। ठीक है, और कोटेशन पढ़ने में अच्छी लग रही थी तो लोगों ने उसको काफ़ी शेयर किया, काफ़ी उसको प्रचार कर दिया। ठीक है, जैसे एक अभी रिसेंट की घटना भी थी कि किसी व्यक्ति ने टैग किया रतन टाटा को कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन उन्होंने वापस है ना इस बात को सोशल मीडिया पे साफ कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, और एक बहुत मशहूर कोटेशन चलती है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, और इसका रिलेशन निकालते थे महात्मा गांधी के साथ में कि महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहा है, और महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। ठीक है ना, तो अब ये हम कैसे जाने कि उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है? तो इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि महात्मा गांधी के पर आधारित जो मूवी बनी थी, पिक्चर बनी थी, तो उसमें जो एक्टर था उसका ये डायलॉग था। ठीक है, तो इसका डाउटफुल है, अभी भी हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये किसने कहा। ठीक है, तो फिर ये चीज़ है कि आप जब भी एपोक्रिफल की बात करते हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी को, इसके सच को है ना पहचानने के लिए डाउट रहता है मन में, तो हम कह सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। तो यूज द वर्ड एपोक्रिफल इफ यू वांट टू एम्फेसाइज दैट अ स्टोरी और क्लेम इज नॉट ओनली प्रोबेबली फॉल्स बट ऑल्सो डिफिकल्ट टू वेरीफाई और फाइंड एविडेंस फॉर। ठीक है ना, एपोक्रिफल का इस्तेमाल तब करें जब आपको लगे कि स्टोरी ना सिर्फ झूठी है बल्कि उसको प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता, कि सच भी है, सच में क्या है, झूठ में क्या है, उसको बता भी नहीं पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो एपोक्रिफल है। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक्चुअली है। ओरिजिनली द एपोक्रिफा वर टेक्स्ट्स दैट वर नॉट इंक्लूडेड इन द बाइबल बिकॉज देयर ऑथेंटिसिटी कुड नॉट बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, आप अगर एपोक्रिफल को गूगल इमेजेस में डालेंगे तो आपको बाइबल की इमेज भी मिल जाएगी, क्योंकि ये इसका ओरिजिन है।
ठीक है। तो बाइबल में कुछ है ना पन्नों को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वो कहाँ से आए हैं, किसने लिखे हैं, उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई थी। टुडे अर्बन लेजेंड्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एपोक्रिफल बिकॉज दे आर पास्ड ऑन बाय अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड। ठीक है। तो कहावतें जो हैं, अगर आपसे बोला जाए ऊँट किस करवट बैठेगा ये हमको नहीं पता है, तो ये किसने कहा था सबसे पहले, कोई बता सकता है? क्या नॉलेज है आपको? तो आंसर है कि आई एम श्योर किसी को ये बात शायद नहीं पता होगी। तो क्या हुआ है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, तो ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू पास ऑन होती चली गई। तो ये अर्बन लेजेंड माने जो आजकल हम कहानियां किससे सुनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। व्हेन यू हियर द वर्ड एपोक्रिफल थिंक ऑफ द टेल्स ऑफ बिगफुट और द स्टोरीज यू हर्ड अबाउट एलिगेटर्स लिविंग इन द न्यूयॉर्क सिटी सीवर सिस्टम। ठीक है। तो ये कहानी थी कि न्यूयॉर्क सिटी में जो सीवर सिस्टम है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े एलिगेटर रहते हैं, लेकिन ये कहानी सच है कि झूठी हमें कभी पता चलेगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एरसाट्स, ये भी एडजेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। भाइयों ये एरसाट्स लॉलीपॉप है, माने कैसी है, नकली है। आप देख सकते हैं कि चींटियां जो हैं वो जा रही हैं। भाई देखिए चींटियां, अगर आप कुछ मीठा गिराते हैं तो चींटियां पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, उनको कैसे महक लग जाती है कि चींटियां हैं। और इवन मैंने तो कई बार नोटिस किया कि मेरे फ्रिज के अंदर अगर मैं मिठाई रखता हूँ तो चींटियां वहाँ पर भी पहुँच जाती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चींटियां इस लॉलीपॉप को लगने के बजाय उससे पास से गुजर जा रही हैं, उसको टच भी नहीं कर रही। तो कैसी ये लॉलीपॉप है, नकली लॉलीपॉप है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ मेड इन चाइना, ये थोड़ा सा मजाक है लेकिन सीखने के लिए बहुत सही हमारे पास ये इमेज है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, एरसाट्स डिस्क्राइब्स एन इंफीरियर सब्स्टिट्यूट। ठीक है। ओरिजिनल का एक है ना बहुत लो क्वालिटी का जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम एरसाट्स कहेंगे। The story of how ersatz entered English is a wonderful example of our language's capacity to borrow and absorb words from other languages। ठीक है। इंग्लिश भाषा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बाकी भाषाओं से भी शब्दों को एडॉप्ट करती है, उनको भी अपनाती है। ठीक है। तो देखते हैं क्या कहानी है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ब्रिटिश POW ना, प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं इसको, प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर सर्व्ड एरसाट्स ब्रॉट और सब्सटीट्यूट ब्रेड मेड फ्रॉम लो क्वालिटी पोटैटो स्टार्च, फ्लोर और इवन सॉडस्ट। ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर II हुआ था तो उसमें जो ब्रिटिश के जो कैदी थे है ना, उनको इट्स ब्रॉट परोसा जाता था जो एक्चुअली ब्रेड का सब्सटीट्यूट था। ठीक है, ब्रेड का विकल्प था। और ये बनता किससे था, ये आलू के स्टार्च से बनता था, मतलब आलू का जो पानी होता है ना उससे बनता था, है ना, आटे से बनता था, और कभी कभी इसमें लकड़ी का बुरादा भी मिलाया जाता था। ठीक है। When they returned home after the war, जब वॉर खत्म हो गई, वो घर वापस पहुंचे, the former POWs began using the term ersatz to describe anything that was an inferior substitute। तो जब वो घर पहुंचे, ठीक है, तो जो भी उनको चीज दिखती जो है ना थोड़ा सा कम क्वालिटी का विकल्प होता था तो उसको उन्होंने ersatz कहना चालू कर दिया। तो मेन वर्ड क्या था, मेन वर्ड था ersatz brought। ठीक है, उसकी जगह उन्होंने ersatz कहना चालू कर दिया। ठीक है। और इसका मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जो लोकल वेंडर्स होते हैं जो रोड साइड शॉप में आपको मिलेंगे, या फिर बहुत छोटे है ना लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, अगर वो कभी भी केचप आपको परोसते हैं, ठीक है, तो पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, पर मैंने किया है कि वो क्या करते हैं, वो एक बॉटल लेते हैं 1 लीटर की केचप की और उसको आधा खाली करके उसमें पानी मिला देते हैं। ठीक है। तो उनका केचप जो है नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही है ना तरल होता है, कुछ ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो एक्चुअली वो हमको क्या कर रहे हैं, हमको केचप का इन्फीरियर सब्स्टिट्यूट माने है ना कम क्वालिटी का विकल्प परोसते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कल्डजरी। ठीक है। देखिए ये भी हमारे पास बहुत अच्छी इमेज है ना। यहाँ पे एक रावण है, वो हंस रहा है, हा 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 देखी मेरी ट्रिक। तो है ना सामने ये सीता मैया है, कहती हैं ये तो स्कल्डजरी है, और ये कहानी हम सबको पता होगी। देखिए ये कि इमेज आपके सामने है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज है ये, और इससे आप स्कल्डजरी मुझे लगता है कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे रावण है, यहाँ पे एक सीता मैया, ये कहानी हमको सबको पता है। तो यहाँ पे रावण हंस रहा है, बोल रहा है हा 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 देखी मेरी ट्रिक। तो सीता मैया कहती हैं ये तो स्कल्डजरी है, माने
चालबाजी है। ठीक है, तो इस है ना इमेज से स्कल्डजरी कभी भी आप नहीं भूलने वाले हैं। और साथ में स्कल से आप देख सकते हैं इनके 10 सर हैं, तो स्कल माने खोपड़ी भी होता है, वहां से भी इसको आप निकाल सकते हैं। और स्कल्डजरी क्या है? नाउन है, चालबाजी नाउन होता है। देखते हैं आगे। तो स्कल्डजरी का मतलब होता है डिवियस डिसीटफुल बिहेवियर, अंडर हैंडेड डीलिंग, ऐसा बर्ताव जो ठगी करता है, ठीक है, जो छल है। आगे देखते हैं। स्कल्डजरी इज समवॉट आर्काइक वर्ड ऑफ स्कॉटिश ओरिजिन, स्कॉटलैंड का इसका ओरिजिन बताते हैं, बट इट्स ऑन वेन स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्सीलेंट वर्ड वॉरियर्स लिस्ट। ठीक है, जो है ना वेन स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके वॉरियर्स की लिस्ट में वो मिल जाएगा। ईच ईयर द वर्ड वॉरियर्स अनाउंस देयर लिस्ट ऑफ ग्रेट अंडर यूज्ड वर्ड्स टू ब्रिंग बैक। वो हर साल क्या करते हैं? ऐसे शब्दों को वापस लेके आते हैं जिनका इस्तेमाल कम हुआ है या फिर ना के बराबर हुआ है। ठीक है, तो स्कल्डजरी माने धोखेबाजी, चालबाजी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैशिनेशंस। अब भाई ये इमेज तो ताज़ा होनी चाहिए आपके जहन में, है ना। ये देखिए, ये इमेज जो है वो द लायन किंग मूवी से आई है। और ये इमेज मैंने जो ली है ये पुरानी वाली मूवी की है, नई वाली इमेज भी थी मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा साफ इमेज है जिसको मैं आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, ये राजा थे, शायद इनका नाम मुफासा था, और इनके भाई थे। और इनकी ये हमेशा मन में रहता है कि ये इनको मैं मार के इनकी जायदाद हड़प लूँ, ये पूरा साम्राज्य मेरा हो जाए, ये चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको मारने के लिए मैशिनेशंस किया। समझ रहे हैं? ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है अभी आप जान गए होंगे। और जितने लोगों ने द लायन किंग देखी होगी उनके है ना जहन में मैशिनेशंस वर्ड सही है ना आ गया होगा। षड्यंत्र इसका मतलब होगा। आइए देखते हैं। तो मैशिनेशन के कौन कौन से वर्ड्स हैं? इंट्रिग्यूज, प्लॉट्स, क्राफ्टी स्कीम्स और द एक्ट ऑफ प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब ही षड्यंत्र होता है। One way to remember machinations is to link the first 5 letters mashi to Machiavellis। ठीक है, आप मैशी को मैशिवली को रिप्रेजेंट कर दीजिए। द 15th century Italian statesman and writer who famously depicted unscrupulous politicians, those given to machinations and intrigue in his classic work The Prince। ठीक है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यू माइट इवन एनकाउंटर द फ्रेज मैशिविलियन मैशिनेशंस। ठीक है, तो मैशिविलियन कौन था? मैशिविली जो है 15th सेंचुरी का स्टेट्समैन था, इटली का राइटर भी था, जिसने बहुत है ना मशहूर तरीके से डिपिक्ट किया था ऐसे नेताओं को जो अनस्क्रिप्टलेस माने अनैतिक थे। ठीक है, जो क्या करते थे? षड्यंत्र करते थे, है ना। किसके खिलाफ करते थे? प्रिंस के खिलाफ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने द प्रिंस नाम की किताब में या फिर अपने है ना काम में इसका वर्णन किया, इसकी चर्चा की हुई है। तो आप चाहें तो मैशिविलियन मैशिनेशन से इसको याद रख सकते हैं। इनफैक्ट द वर्ड पॉलिटिकल इज बाय फार द मोस्ट कॉमन कोलोकेट विद मैशिनेशंस, एज इन पॉलिटिकल मैशिनेशंस devious, corrupt and evil are other adjectives commonly found before the word machinations। ठीक है, बिल्कुल से बताया उसने कि नेताओं की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में घूम घूम के देख लीजिए, है ना कहीं आपको ये लगभग सब जगह, मैं तो कहता हूँ लगभग सब जगह नेता वर्ड के साथ में या फिर तंत्र वर्ड के साथ में जब भी आप कोई है ना कहानी सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र, प्लॉटिंग होगी ही होगी। ठीक है, तो प्लॉटिंग माने षड्यंत्र, और षड्यंत्र का और क्या मतलब हो सकता है? इंट्रिग्यूज, प्लॉट्स, क्राफ्टी स्कीम्स और मैशिनेशंस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्न्सवॉगल। ठीक है, ये मैं देख लीजिए, है ना। जब आलिया भट्ट स्टार्टिंग में आई थी, शुरू में आई थी, तो उन पर काफ़ी मजाक उड़ता था, क्योंकि उनको कहते थे कि बहुत डम एक्ट्रेस हैं, बेवकूफ़ हैं वो, उनको बिल्कुल कुछ चीज़ें नहीं पता हैं। ठीक है, लेकिन बाकी बाद में उन्होंने काफ़ी खुद को इम्प्रूव किया, है ना, और वो अब बचती भी हैं मीडिया में कोई बयान देने से। अब देखते हैं इमेज में क्या है। इमेज में कहता है आई जस्ट हॉर्नवॉगल्ड आलिया। ठीक है, 1 kg वेजिटेबल फॉर ₹750, 750 रुपए किलो की सब्जियां खरीदी इन्होंने। तो क्या किया उसने? ठग लिया उसको ना। तो हॉर्न्सवॉगल क्या है? ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ठगना। ठीक है, तो इट्स मीन्स टू स्विंडल, चीट और ड्यूप। ठीक है, स्विंडल माने ठगना होता है, चीट माने ठगना होता है, ड्यूप माने भी ठगना होता है, और हॉर्न्सवॉगल का मतलब भी ठगना होता है। The word describes a cow woggling माने wiggling or shaking its head back and forth in an attempt to free its horns from a lasso, and thus hornswoggle or cheat both the lasso and the cowboy।
तो आप चाहें तो इस वर्ड को है ना काव के साथ में भी एसोसिएट कर सकते हैं, जो अपना सर हिला रही है आगे पीछे, ताकि वो लैसो, मैं लैसो समझ जाता हूँ लैसो क्या होता है। ठीक है, लैसो जो है वो रस्सी है, रस्सी से बना एक फंदा है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये एक फंदा है, इसको हम लैसो कहेंगे। ठीक है, तो ये बांधा गया है ना गाय के सर पे, उनके सींगों पे। तो क्या करी, वो अपना सर आगे पीछे हिला रही है ताकि वो खुद को आज़ाद कर सके इस लैसो से। तो क्या करे एक्चुअली वो लैसो और काउबॉय दोनों को चीट करने की कोशिश कर रही है। और इवन इफ द स्टोरी कैन नॉट बी वेरीफाइड, चाहे आप देखें कि ये स्टोरी कैसी एपोक्रिफल है, मतलब इसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्या वाकई हॉर्न्सवॉगल यहाँ से निकल के आया है, फिर भी इट मेक्स अ वंडरफुल विजुअल टू हेल्प यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉर्न्सवॉगल। फिर भी आप इसको याद रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं और ये कारगर है। टू फन सिनोनिम्स फॉर हॉर्न्सवॉगल आर बैम्बूजल एंड हुडविंक। ठीक है, जो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं हॉर्न्सवॉगल की जगह वो है बैम्बूजल और हुडविंक, जिसमें बैम्बूजल वर्ड जो है बहुत कॉमनली यूज होता है स्पोर्ट्स में। ठीक है, और अगर आपने कभी नवजोत सिंह सिद्धू जी की कमेंट्री है ना सुनी हो तो बैम्बूजल वर्ड तो बहुत यूज करते थे वो। इवन रवि शास्त्री से भी मैंने कई बार सुना है, द बॉलर बैम्बूजल्ड द बैट्समैन, द बैट्समैन वॉज बैम्बूजल्ड, माने बिल्कुल उनको भनक तक लगी नहीं कि वो क्या प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि बॉलर्स क्या करते हैं, फील्डिंग अपनी ऐसे जमाते हैं, ऐसी जमावट लगाते हैं कि वो जो बॉल कराएं वो बॉल जो है फील्डर के हाथ में ही जाए। तो बैट्समैन कभी कभी तो चालाक होता है बहुत ज्यादा, पर कभी कभी उनके जाल में फंस जाता है, तो बॉलर्स ब्लफ करते हैं। ठीक है ना, फील्डिंग मान लीजिए उन्होंने है ना शॉर्ट में लगा लिया उन्होंने, है ना, इसको सिली पॉइंट भी कहते हैं कभी कभी, बहुत पास में लगा लिया है। तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि बॉलर जो है वो बाउंसर मारेगा, है ना, और वो बॉल उसके ग्लव में या हाथ में लग के उधर कैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेटअप है। बॉलर क्या करता है, जरूरी नहीं कि इस टाइम पर वो बाउंसर फेंकेगा, क्योंकि फील्डिंग के हिसाब से तो बाउंसर ही फेंकनी चाहिए उसको। ठीक है ना, तो बाउंसर फेंक भी सकता है, लेकिन वहीं पर वो बॉलर यॉर्कर के लिए भी ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वो मेरी बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आप बॉलर हैं तो बखूबी आपको मजा आ रहा होगा मेरी बात सुनकर कि यहाँ पे है ना हम ब्लफ करते हैं बैट्समैन के साथ में, उसको दिखाते कुछ और हैं, और है ना एक तरीके से हम भी माउंट बैंक हैं वहाँ पर। तो जो भी वर्ड आपको मैंने बताए है ना, उनसे जुड़े हुए मेरे पास में 8 सेंटेंसेस भी हैं, उनको आपको क्वेश्चंस भी हैं, उनको पढ़ते जाइए और करते जाइए। ये भाई एक्सरसाइज मैंने आपके लिए छोड़ी है, मैं इसको PDF फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके इनके आंसर्स जो हैं वहीं फेसबुक में आप दे दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि कितने लोग इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं और कितनों को फायदा मिला है। बस एक काम साथ में आपको और करना है कि जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं इनको इमेजेस के साथ में रखिए। ठीक है, जैसे मैंने इमेजेस रखी ना यहाँ पर, आप हर एक वर्ड की इमेजेस साथ में रखिए और एटलीस्ट 1 हफ्ते तक साथ में रखिए। और चाहें तो इस पे आप वोकैबुलरी गेम भी खेल सकते हैं, कार्ड बनाइए इनके। ठीक है, कार्ड बनाइए, जैसे मैंने आपको बताऊं, एग्जांपल दिया मैंने आपको यहाँ पर कि आप यहाँ पे कार्ड में लिख लीजिए डॉलर बिल। ठीक है, आगे लिख लीजिए डॉलर बिल और पीछे उसके लिख लीजिए स्पेक्वस। ठीक है, और फिर वही बात है, आप ना अगले को दिखाइए कि भाई देखो डॉलर बिल है, इसका क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, या फिर आप डॉलर बिल वर्ड बोलिए है ना, अगले को पूछिए कि आप गेस करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे आप वर्ड बिल्डिंग गेम भी खेल सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये पूरी जो सेशन है मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, है ना, आप उससे और आराम से इत्मीनान से पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर काफ़ी राहत मिलेगी आपको इससे। तो मिलते हैं कल मैं आपको एक और सेशन दूंगा इसका वोकैबुलरी का, उसके बाद वापस मैं क्लोज स्ट्रेस, पैराजंबल और हाँ परसों मैं पैराजंबल लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं परसों। अंटिल देन बाय बाय।